नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट में आज के इस वीडियो में अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संस्थागत नियोजन, यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। देखिए, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को समझने से पहले अपन समझेंगे इस प्लानिंग को जनरली अपन सभी जानते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, यानी कि नियोजन करना। किसी भी कार्य को करने से पहले वह कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, उस कार्य के उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, ये बात जो है सोचते हैं, इसका विचार करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। यही प्लानिंग, यही योजना जब शिक्षा के क्षेत्र में बनाई जाती है तो उसको अपन बोलते हैं शैक्षिक नियोजन, एजुकेशनल प्लानिंग। और एक संस्था के द्वारा जब ये प्लानिंग की जाती है अपने शिक्षा के स्तर के विकास के लिए, अपने शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब एक संस्था योजना बनाता है तो उसको अपन बोलते हैं संस्थागत नियोजन। प्लानिंग क्यों बनाते हैं? प्लानिंग इसलिए बनाते हैं ताकि वह कार्य जो है ढंग से पूरा हो सके। जिस कार्य को अपन कर रहे हैं वह कार्य आसानी से जो है कंप्लीट हो सके, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो कोई भी काम अपन करते हैं तो उस काम की पहले क्या करते हैं, अपन प्लानिंग करते हैं। जब अपन किसी भी काम की प्लानिंग करते हैं, बाद में उस काम को अपन शुरू करते हैं, तो वह काम जो है बेहतरीन ढंग से हो पाता है, उसके जो उद्देश्य हैं वह पूर्ण हो पाते हैं। तो ये जो प्लानिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्षेत्र में प्लानिंग एक अहम रोल अदा करती है। तो प्लानिंग को अपन समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद में अपन समझेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को। तो देखिए, इस प्लानिंग की, इस नियोजन की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। वो परिभाषा जो है पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्लानिंग में। परिभाषा दी है कूर्ज और ओडोनिल ने। किन्होंने परिभाषा दी है? कूर्ज ने परिभाषा दी है। तो ये कूर्ज नाम ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या कहा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, किसको करना है का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है। यानी कि अपन किसी भी काम को करते हैं तो पहले अपन ये सोचते हैं कि भाई अपन को करना क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं। अब वो काम कैसे करना है और कब करना है और किसको करना है, ये अपन जब सोचते हैं, इसका जब अपन पूर्व निर्धारण करते हैं, तो यानी कि अपन प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? कूर्ट्ज ने ये परिभाषा दी है। तो इसको अपन ध्यान में कैसे रखेंगे? देखिए, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जब इतने सारे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको क्या कर दो, इसको कूट दो। क्या कर दो? इसको, इसकी कुटाई कर दो। ऐसे ध्यान में रखना है इसको। इसकी क्या कर देनी है? इसकी कर देनी है कुटाई कर देनी है। हालांकि ये अच्छा आदमी है, देखिए इन्होंने प्लानिंग की जो बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी है, लेकिन अपन को तो याद करना है। तो देखिए, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, इतने सारे प्रश्न पूछ रहा है, दिमाग खराब होगा। इसको क्या कर दो? कूट दो, इसकी कर दो कुटाई। तो ये परिभाषा दी है आपके कूर्ज ने, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, अपन मान लो प्लानिंग करते हैं किसी भी काम की, जैसे कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है। क्या करना है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है? तो भाई स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है, पहला क्वेश्चन। अब कैसे करनी है? तो भाई कैसे करनी है, जो कंटेंट है उसको अपन को क्या करना है? कलेक्ट करना है। जो भी अपने सब्जेक्ट लगते हैं सिलेबस में, उन सिलेबस में जो मैटर है अपन को, वो मैटर जो है अपने पास होना चाहिए। तो ये अपन को डिसाइड करना होता है। फिर है कब करना है, तो भाई कब क्या करना है? जो विज्ञप्ति आएगी तब थोड़ी ना करना है, पहले ही करना है। और किसको करना है? जिसको स्कूल व्याख्याता बनना है उसको करना है, जिसको टीचर बनना है उसको करना है। यानी कि ये अपन सोच रहे होते हैं जब, तो ये क्या कर रहे होते हैं? अपन प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी को अपन बोलते हैं प्लानिंग। आप कोई भी टॉपिक लेकर के चल लो, तो उस काम को करने से पहले अगर अपन सोचते हैं उस काम के बारे में कि भाई ये काम करना है, कहाँ करना है, तो जो काम किया है अपन को, ये अपन का कहलाता है प्लानिंग, कहलाता है नियोजन, कहलाता है योजना, कहलाता है। अब अपन को ये परिभाषा याद करनी है, क्योंकि ये परिभाषा जो है पूछी जाती है। तो पहली परिभाषा यही है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है। तो ये परिभाषा किसकी है? इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको कूट दो, कुटाई कर दो। ये परिभाषा दी है आपकी कूट्ज ने। आगे अपन देखते हैं। देखिए, जॉन मिलेट ने एक परिभाषा दी है कि नियोजन जो है भावी कार्यक्रम की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। नियोजन क्या है? नियोजन है भावी कार्यक्रम की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी। अब देखिए, जो भावी कार्यक्रम है,
कोई भी काम होता है अपना, भावी कार्यक्रम का मतलब आगे होने वाला काम, तो उस भावी कार्यक्रम में अपन क्या करते हैं, मिलते हैं लोगों से। क्या करते हैं, मिलते हैं। तो ऐसे ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपको दिखाई दे कि भावी कार्यक्रम की बुद्धिमत्तापूर्ण, तो भावी कार्यक्रम में क्या करते हैं अपन, बुद्धि से मिलते हैं, तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे, मिलते हैं यानी कि मिलेट की परिभाषा है ये। अब देखिए वेबस्टर ने एक परिभाषा दी है कि नियोजन वह प्रक्रिया है जो योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, योजना पूर्व निश्चित कौशलों का निर्धारण करता है। योजना से पूर्व क्या करता है, निश्चित कौशलों का निर्धारण करता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गठन कार्यक्रमों का संयोजन है। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी है आपके वेबस्टर ने दी है। तो ये प्लानिंग की परिभाषा है। देखिए संस्थागत नियोजन की जो परिभाषा है वो आपके जो है एग्जाम में पूछ जाती है, उनको भी अपन ध्यान से याद करेंगे। तो ये प्लानिंग की 3 परिभाषा तो ये ध्यान में रखनी है, एक तो कूट्स की, एक मिलेट की, एक वेबस्टर की। तो मिस्टर वेब जो है इतनी बातें बोल रहा है, देखिए कि नियोजन वह प्रक्रिया है जो योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। नियोजन क्या करता है, योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है मिस्टर वेब। इसके बारे में देखिए नेजविच की परिभाषा है कि नियोजन औपचारिक एवं विवेकपूर्ण क्रियाओं का समुच्चय है। नियोजन क्या है, नियोजन है औपचारिक और विवेकपूर्ण क्रियाओं का समुच्चय है जिसमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का पूर्वाभास करने का प्रयास किया जाता है। इसको अपन बोलते हैं नेजविच। एलन की परिभाषा कि नियोजन भविष्य को बांधने वाला जाल है। एलन क्या है, भविष्य को बांधने वाला जाल है। ये लो साहब भविष्य को ही बांधे, यहाँ पे एले। आर एल एकोफ नियोजन पूर्व निर्धारित विनिश्चयीकरण है। तो ये जो एकोफ है ये क्या है, आपका विनिश्चयीकरण है। ड्रो की परिभाषा देखिए, नियोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य के कार्यों के निर्णय के समुच्चय को तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है, भविष्य के कार्यों के निर्णय के समुच्चय को तैयार किया जाता है। तो देखिए इतनी बातें आ रही है, ये किस में आएगी, आपके डोर में आएगी। ये सारी की सारी बातें किस में दे देनी है, आपको डोर में दे देनी है, दरवाजे में दे देनी है, कि जिसके द्वारा भविष्य के कार्यों के निर्णय के समुच्चय को तैयार किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी नियोजन कहलाती है। ये कहा है आपके डोर ने। एलन ने कहा कि भाई नियोजन भविष्य को बांधने वाला जाल है। अब देखिए भविष्य को ही बांध दिया जाल के माध्यम से, तो अपन बोलते हैं एले। तो ये एलन की परिभाषा है। एकोफ बोलता है विनिश्चयीकरण। अभी 2 बचे हैं आपके, एक तो नेजविच और इससे पहले जो है अपन ने याद किया था आपका वेबस्टर का। तो ये जो परिभाषा है आपकी प्लानिंग की परिभाषा है, नियोजन की परिभाषाएं हैं। इसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं शैक्षिक नियोजन की। हेयंस और मेसी ने एक परिभाषा दी है कि शैक्षिक नियोजन शैक्षिक प्रबंधन का वह कार्य है जिसके अंतर्गत वह क्या करेगा के संबंध में निर्णय लेता है। ये किसने कहा है, ये कहा है अपनी प्यारी प्यारी मौसी ने। मौसी ने क्या कहा है, मौसी ने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जिसके अंतर्गत वह क्या करेगा। तो मौसी के घर में जाते हैं तो मौसी फिर ये बोलती है ना कि भाई तू वापस जाकर के क्या करेगा, 2-4 दिन यहीं पे रुक। तो ये बात कौन बोलती है, ये बात बोल सकती है सिर्फ और सिर्फ मौसी ही बोल सकती है। तो क्या करेगा, ये जो क्या करेगा वाला जो संबंध है, इसके बारे में कौन बता रहा है आपका, इसके बारे में बता रहा है आपका मौसी बता रही है। यूनेस्को ने एक परिभाषा दी है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहता है उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए विशेषता में भी अपन पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किन्होंने कहा है, आपके यूनेस्को ने कहा है। छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहता है उनका शिक्षा में प्रयोग ही क्या है, आपका शैक्षिक नियोजन है। तो शैक्षिक नियोजन की ये परिभाषा है, एक तो मौसी ने दी है, एक यूनेस्को ने दी है आपकी। अब अपन पढ़ते हैं संस्थागत नियोजन, जो कि अपने सिलेबस में दे रखा है, टॉपिक में दे रखा है संस्थागत नियोजन। ये आपका महत्वपूर्ण है। अब तक की जो परिभाषा अपन ने पढ़ी है वो याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई नहीं। ये परिभाषा जो है संस्थागत नियोजन की, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो देखिए संस्था के वे सभी क्रियाकलाप जिससे संस्था का सर्वांगीण विकास होता है संस्थागत नियोजन है। शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने का जो प्रयास है वह आपका संस्थागत नियोजन है। तो प्लानिंग का मतलब अपन को पता है भाई, किसी भी काम को करने से पहले अपन जब सोचते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसको करना है,
ये सब क्या है, ये सब आपकी प्लानिंग है। और यही काम जब अपन एक संस्था के लिए करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं संस्थागत प्लानिंग, संस्थागत नियोजन। अब देखिए इसकी परिभाषा दी है आपके E.W. फ्रैंकलिन ने। किसकी? संस्थागत नियोजन की। अब फ्रैंकलिन ने क्या परिभाषा दी है? संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। क्या है आपका? एक मील का पत्थर है। और ये परिभाषा इतनी फेमस है कि बहुत बार पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है आपकी। अब इसको ध्यान में कैसे रखनी है? फ्रैंकलिन को ध्यान में ऐसे रखनी है कि जो मील का पत्थर है ना, ये ध्यान में रखना आपको, मील का पत्थर। और इस मील के पत्थर को क्या करना है? इस मील के पत्थर को फेंकना है। क्या करना है? फेंकना है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपके फ्रैंकलिन ने। मील के पत्थर को क्या करना है? फेंकना है। और फेंकने की परिभाषा दी है आपके फ्रैंकलिन ने। देखिए JP नायक ने क्या परिभाषा दी है? संस्थागत नियोजन उल्टे पिरामिड की तरह दिखने वाली योजना है। उल्टे पिरामिड, जैसे देखिए ये पिरामिड होता है, ये तो उल्टे पिरामिड की तरह दिखने वाली योजना है। एक संस्थागत नियोजन को व्यापक आधार दिया जाना चाहिए व विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? आपके JP नायक ने कहा है। तो देखिए नायक जो होता है, चाहे वो कोई भी हो, फिल्म का नायक हो या किसी भी नायक हो, वो क्या करता है? उल्टी योजना को सुलटा करने का काम करता है। तो ये कह रहा है कि भाई उल्टे पिरामिड की तरह दिखता है, तो इसको क्या किया जाए? इसको एक आधार दिया जाए, इसको इस प्रकार से आपकी किया जाए। तो उल्टे पिरामिड की जो बात कौन करता है? आपके नायक करता है, JP नायक करता है। मेल का पत्थर को फेंकने का काम कौन करता है? आपके फ्रैंकलिन करता है। तो ऐसे ध्यान में रखना है, ये दो परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अपन पढ़ेंगे MB बुच की परिभाषा। MB बुच की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। ये परिभाषा क्या है? देखिए संस्थागत नियोजन उन कार्यक्रमों का समुच्चय है जिन्हें संस्था द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं अनुसार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसको देखिए बेहतरीन ढंग से आप लोगों को याद में रखना है, ध्यान रखना है। कैसे ध्यान में रखोगे भाई? जो बूझ है, देखिए अपन को सिर्फ याद करना है। तो याद करने के माध्यम से अपन जो है ये ट्रिक बना रहे हैं। बूझ जो है, बूझ, इस बूझ को मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए। इस बूझ को क्या चाहिए? इस बूझ को मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो चाहिए। और ये मूलभूत आवश्यकताएं ये बूझ कैसे प्राप्त करता है? ये जो भी इसके पास संसाधन होते हैं, उपलब्ध संसाधन होते हैं, उसके माध्यम से ये बूझ जो है ये अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करता है। तो जैसे ही आप लोगों को मूलभूत आवश्यकता दिखे, तो मूलभूत आवश्यकता किसकी है? ये है आपकी बूझ की परिभाषा है, यानी कि बूझ की है ये मूलभूत आवश्यकता। अब देखिए मेस्सी की परिभाषा दोबारा आ गई आपकी, मेस्सी की। वह प्रक्रिया जिसमें प्रबंधक भविष्य को देखकर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से कार्यों के विकल्पों को ढूंढने का प्रयास करता है। तो देखिए ये मोस्टली जो है ये विकल्प ढूंढती है कि भाई घरा जाके केक रखो, 2-4 दिन मेरे रुक जा आराम से, है ना। तो ऐसे विकल्प ढूंढती है भविष्य को देख करके। तो भविष्य को देख करके उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से कार्य के विकल्पों को ढूंढना, ये कौन कर रहा है? ये विकल्प ढूंढ कौन रही है? ये मोस्टली ढूंढ रही है। ठीक है, तो दोनों ही परिभाषा जो है मोस्टली की ध्यान में रखनी है। एक है आपकी टेरी की परिभाषा, यानी कि तेरी ही परिभाषा, वांछित परिणामों को प्राप्त करने हेतु भविष्य में आवश्यक उद्देश्य का विश्लेषण करना व कार्यों का नियोजन करना, ये क्या कहलाता है? आपका संस्थागत नियोजन कहलाता है। तो संस्थागत नियोजन की परिभाषा किन्होंने दी है? एक टेरी ने दी है। टेरी ने क्या कहा है कि भाई भविष्य में आवश्यक उद्देश्यों को क्या करना? विश्लेषण करना। तो विश्लेषण कौन कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है आपका टेरी कर रहा है। अब है ग्लुक की परिभाषा। तो प्रबंधकीय कार्यों का समूह है। तो प्रबंधकीय कारकों का जो समूह है वो आपका क्या है? संस्थागत नियोजन है। ये आपके ग्लुक ने कहा है। तो देखिए आपकी प्लानिंग की जो परिभाषाएं हैं, आपकी जो शैक्षिक प्लानिंग की जो परिभाषाएं हैं, आपके संस्थागत प्लानिंग की जो परिभाषाएं हैं, वो सभी अपने जो भी महत्वपूर्ण है वो अपने ले ली है। इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए संस्थागत नियोजन के उद्देश्य अपन पढ़ते हैं कि भाई उद्देश्य क्या है संस्थागत नियोजन की। तो देखिए शैक्षिक संस्था की संरचना में सुधार करना, विकास करना, भाई ये उद्देश्य है। भाई संस्था क्या करेगी? अपनी संस्था में जो संरचना है उस संरचना में सुधार करेगी, उसका विकास करेगी। तो ये पॉजिटिव बात जो भी है वो सारी की सारी उद्देश्य में अपन डाल देते हैं। संस्था की शिक्षण प्रक्रिया को उचित निर्देशन प्रदान करना, ये भी उद्देश्य है। उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, ये भी इनका उद्देश्य है।
कि भाई जो भी अपने पास संसाधन है उन संसाधनों का क्या करें अपन, उन संसाधनों का अधिक से अधिक अपन उपयोग करें, ये भी उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों को विकसित करना। अब ये सारे के सारे उद्देश्य किसके हैं, ये संस्था के उद्देश्य हैं, यानी कि एक विद्यालय के, एक स्कूल के ये उद्देश्य हैं। तो विद्यालय स्कूल क्या करेगा, अपनी जो संरचना है, जो भवन निर्माण है, जो छात्रावास का निर्माण है, जो लाइब्रेरी बनाना है, उनमें क्या करेगा, सुधार करेगा, उनका विकास करेगा। तो ये उद्देश्य है इसका। शिक्षण प्रक्रिया को क्या करेगा, उचित निर्देशन प्रदान करेगा। उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना। पाठ्य सहगामी कार्यक्रम, पढ़ाने के अलावा जो भी कार्यक्रम होते हैं आपके, उनको क्या करना, विकसित करना। प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसे संसाधनों का विकास करना। शिक्षकों को नवीन विधियों के विकास हेतु स्वतंत्रता देना। सामुदायिक संसाधन एवं संस्थागत विकास हेतु सहयोग करना। तो ये सारी की सारी बातें हैं, और भी अपन लिख सकते हैं। तो ये सभी जो पॉजिटिव बातें हैं, ये आपकी क्या आएगी, संस्थागत नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों में आपके शामिल होगी। अब देखिए संस्थागत नियोजन की विशेषता क्या है। तो संस्थागत नियोजन क्या है, आपका सतत विकास की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, आपके सतत विकास की प्रक्रिया है, यानी कि इसमें जो है सतत विकास होता रहता है। अपन ने किसी भी काम को लेकर के जब एक संस्था प्लानिंग करती है, तो वह प्लानिंग करने के बाद में, उस कार्य को पूरा करने के बाद में, उसके और विकास के लिए, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए जो है और भी प्लानिंग करती रहती है, आगे सतत विकास होता रहता है। आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है, अतः लचीली प्रक्रिया। तो ये नहीं है कि भाई अपन ने एक बार कोई चीज़ की प्लानिंग कर ली, तो भाई जो सोच लिया, जो प्लानिंग कर ली वो कर ली, उसमें अपन सुधार नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं अपन, ये एक लचीली प्रक्रिया है, संशोधन अपन कर सकते हैं। संस्था किसी भी काम को लेकर के जब प्लानिंग करती है, मान लो कोई भी काम है, जैसे कि विद्यालय का जो आपका प्रैक्टिकल का जो रूम है वो बनाना है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि खेल का मैदान बनाना है। क्या बनाना है, खेल मैदान बनाना है बच्चों के लिए। ये अपन कार्य लेकर के चल रहे हैं एक संस्था के द्वारा। तो वह खेल का मैदान बनाने के लिए पहले प्लानिंग कर दी है कि भाई कितनी जगह चाहिए और कितने बच्चों के लिए जो है ये अपन खेल का मैदान बना रहे हैं। ये सारी बातें, क्या क्या आवश्यकता इसमें होगी, कौन कौन से संसाधन इसमें चाहिएंगे, स्टाफ की कैसे जरूरत पड़ेगी, ये सारी बातें अपन जब लेकर के चलते हैं, उसके बाद में उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये जो है लचीली प्रक्रिया है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया है। विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक का मतलब है कि भाई ये जो प्लानिंग अपन करते हैं, ये किसी अकेले की नहीं है, ये सभी मिलकर के करते हैं। एक संस्था की प्लानिंग, उसमें उपस्थित जैसे कि आपके प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सारे मिलकर के जो है वो प्लानिंग करते हैं। उसी में सबका कुछ न कुछ योगदान जरूर होता है। तो ये क्या है, आपकी लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण प्रक्रिया है। और ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट ये ऐसे कैसे दिए जाएंगे कि संस्थागत नियोजन की निम्न विशेषता नहीं है, या संस्थागत नियोजन की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है। तो विकेंद्रीकरण की जगह दे देंगे एक केंद्रीकरण। तो देखिए लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, बिल्कुल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही तो ये काम किए जाते हैं। तो लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, यह विद्यालय सुधार व विकास को फोकस करता है। संस्था जब भी कोई प्लानिंग करती है, तो उस प्लानिंग का पहला उद्देश्य, पहली विशेषता यही होती है कि भाई जो विद्यालय में सुधार करना, विद्यालय का विकास करना। यह लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। यह समूह कार्य को प्रेरित करता है, यानी कि ग्रुप में जो है यह कार्य किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नियोजन विद्यालय की आवश्यकता अनुसार निर्मित किया जाता है। नियोजन क्या है, आपका विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार निर्मित किया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है, आपके संस्थागत नियोजन की विशेषताएं हैं। तो उद्देश्य पढ़ लिए अपन ने, विशेषताएं पढ़ ली। अब विशेषताओं के बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में संस्थागत नियोजन की शुरुआत कब से हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट, तो देखिए कोठारी शिक्षा आयोग जो कि 1964 में बना था, रिपोर्ट दी थी 1966 में, इसको अपन बोलते हैं 1964-66 कोठारी शिक्षा आयोग। इसकी सिफारिशों के बाद में जो है राजस्थान में संस्थागत नियोजन का आरंभ हुआ। पहला पॉइंट, पहला फैक्ट महत्वपूर्ण है ये कि राजस्थान में शुरुआत किस आयोग की सिफारिश के बाद में होती है, तो कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश के बाद में होती है। और कब होती है, ये होती है आपकी अगस्त 1968 में। शिक्षा विभाग जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा रूपरेखा तैयार की जाती है और इसका प्रकाशन किया जाता है कि भाई जो विद्यालयों में क्या किया जाएगा, संस्थागत नियोजन किया जाएगा, विद्यालय योजना बनाई जाएगी, प्लानिंग की जाएगी, विद्यालय में उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा, शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा, अन्य एक्टिविटी की जाएगी, सह शैक्षिक कार्यक्रम किए जाएंगे। ये सारी बातें, जो तमाम बातें हैं, संस्थागत नियोजन के अंतर्गत ही आती है।
सत्र 1972-73 से सभी विद्यालयों में विद्यालय योजना अनिवार्यता लागू हो गई। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत कब हुई? 1968 में हुई, अगस्त 1968 में हुई इसकी शुरुआत। और ये सभी विद्यालयों में, आपके उच्च माध्यमिक माध्यमिक सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कब हो गई? 1972-73 में अनिवार्य रूप से लागू हो गई। आरटी एक्ट 2009 की धारा 22 में उल्लेखित है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना एसएमसी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो उस विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा क्या बनाई जाएगी? वार्षिक योजना बनाई जाएगी और यह 3 वर्षीय बनाई जाती है। तो ये किस में है? ये है आपकी धारा 22 में। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भाई आरटीई की किस धारा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो है वार्षिक योजना बनाई जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है, धारा 22 में किया गया है। तो योजना बनाने का काम जो है धारा 22 में है। 1968 से इसके 2 स्तर हैं, विद्यालय स्तर और जिला स्तर। विद्यालय स्तर पर आपके जैसे कि विद्यालय योजना बनती है, जिला स्तर पर समेकित जिला योजना बनती है। और जिला योजना निर्माण की जो संसूची है वो 1967-68 में आबू संगोष्ठी में हुई। जिला शिक्षा समन्वय योजना का प्रारंभ सन 1972 में हुआ। तो देखिए, इस स्लाइड में बहुत सारे फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण है। एक तो ध्यान में रखना है, राजस्थान में इसकी शुरुआत कब से होती है संस्थागत नियोजन की? तो वो होती है आपके 1968 से। इसकी सिफारिश किसने की थी? वो की थी आपके कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66। इन्होंने जो है इसकी सिफारिश की थी। सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू हो गया था 1972-73 में। आरटी की किस धारा में कहा गया है कि भाई विद्यालय योजना होगी, वार्षिक योजना होगी? धारा 22 में कहा गया है। संस्थागत योजना निर्माण के चरण। तो देखिए, विद्यालय की जरूरतों का सर्वे करना। सबसे पहले क्या करेंगे? विद्यालय को क्या जरूरत है उस जरूरतों का सर्वे करेंगे। विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का सर्वे करना। विद्यालय में कौन कौन से संसाधन जो है वो उपलब्ध हैं, प्रेजेंट हैं, उनका अपन सर्वे करेंगे। योजना का ड्राफ्ट तैयार करना। ड्राफ्ट योजना को परिचर्चा के बाद अंतिम रूप देना। कार्यक्रम को लागू करना, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। तो ये जो 6 है स्टेप वाइज आपको ध्यान में रखना है। ये संस्थागत योजना निर्माण की क्या है? आपके चरण है। संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन करते हैं विश्लेषण करते हैं। संस्था की वर्तमान आवश्यकताओं का इसमें पता लगा जाता है कि वर्तमान में किन किन की जो है आवश्यकता है। उसके बाद में विश्लेषण के बाद में अपन करते हैं सर्वेक्षण, सर्वे। विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध निम्न संसाधनों का क्या करते हैं? अपन सर्वे करते हैं कि भाई विद्यालय के संसाधन कौन से हैं, सरकार द्वारा प्रदत्त संसाधन कौन कौन से हैं और समुदाय द्वारा उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं। तो ये जो संसाधन है, इन संसाधनों का क्या करते हैं? अपन सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण के बाद में देखिए करेंगे अपन सुधार कार्यक्रम, और सुधार कार्यक्रम के बाद में करेंगे क्रियान्वयन, और सबसे अंत में अपन करेंगे मूल्यांकन। तो ये जो 5 है, ये पांचों के पांचों आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्टेप वाइज ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपन करेंगे विश्लेषण, उसके बाद में करेंगे सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के बाद में करेंगे सुधार कार्यक्रम, उसके बाद में करेंगे अपन क्रियान्वयन, और उसके बाद में अपन करेंगे मूल्यांकन। तो ये जो है आपका क्या है? संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया के चरण है। संस्थागत नियोजन इस प्रकार से किया जाता है। संस्थागत योजना का क्षेत्र। तो देखिए 4 क्षेत्र है संस्थागत योजना के नियोजन की। कौन कौन से? एक है आपका शैक्षिक क्षेत्र। पहले तो शैक्षिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा आपके? शैक्षिक क्षेत्र में आएगा आपके अध्यापक दैनिक डायरी। तो ये किस में आएगा? आपके शैक्षिक क्षेत्र में आएगा। भाई अध्यापक दैनिक डायरी, डायरी में क्या लिखता है वो कि कक्षा में करवाने वाले जो कार्य है, कक्षा में जो पाठ करवाते हैं उनके बारे में डिटेल से लिखता है। बच्चों के नाम वगैरह सारी डिटेल जो है वो अपनी लिखता है उस डायरी में। तो डायरी में लिखने का काम करता है, तो यानी कि ये शिक्षा से संबंधित है, शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है, तो ये शैक्षिक क्षेत्र में आएगी। पाठ्यक्रम में विभाजन, तो पाठ्यक्रम है भाई पढ़ने वाला, तो ये भी आपका शैक्षिक क्षेत्र में आएगा। गृह कार्य, इसमें भी पढ़ने लिखने का काम होता है, ये भी आपका शैक्षिक क्षेत्र में आएगा। वर्तनी सुधार, नामांकन, देखिए नामांकन जो है ये ध्यान में रखना, ये किस में आएगा? आपके शैक्षिक क्षेत्र में आएगा। टीएलएम का प्रभावी उपयोग, भित्ति पत्रिका, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके शैक्षिक क्षेत्र में आएंगे, जिसमें नामांकन ध्यान में रखना है। और ये आपके जैसे कि निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, ये किस में आएंगे? आपके शैक्षिक क्षेत्र में आएंगे। अगला क्षेत्र है आपका सह शैक्षिक क्षेत्र।
प्रार्थना सभा, देखिए प्रार्थना सभा किस में आती है, आपके शैक्षिक में नहीं आएगी, सह शैक्षिक में आएगी। खेलकूद, एनसीसी, स्काउटिंग, इको क्लब, एसयूपीडब्ल्यू जो कैंप लगते हैं, उत्सव होते हैं, जयंतियाँ मनाई जाती है, पीटीएम और एमटीएम यानी कि जो मीटिंग होती है ये भी किस में आएगी, आपकी सह शैक्षिक क्षेत्र में आएगी। तो ये ध्यान में रखना है सारी की सारी बातें, ये जो है पूछी जाती है, ये क्षेत्र है, ये महत्वपूर्ण है। अगला है आपका भौतिक क्षेत्र। तो भौतिक क्षेत्र में देखिए क्या आएगा आपके, जैसे कि भवन है और पुस्तकालय, छात्रावास, फर्नीचर, खेल मैदान, वृक्षारोपण, पानी टंकी निर्माण। तो ये सारी बातें जो है आपके किस में आएंगी, भौतिक क्षेत्र में आएंगी। विविध में क्या आएगा, आपके राष्ट्रीय महत्व के जो कार्यक्रम है की योजनाओं को शामिल किया जाएगा। तो ये है आपके विविध में, जो भी राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम हैं आपके, जैसे कि अपन बोल सकते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह, तो ये जो है आपके विविध में है, यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। देखिए योजना का प्रारूप तो 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला खंड विद्यालय की सामान्य सूचनाएं होती है पहले खंड में। तो योजना जब प्रारूप बनाए जाते हैं तो इनके 3 खंड होते हैं। पहले खंड में क्या होती है, पहले खंड में होती है विद्यालय की सामान्य सूचनाएं। दूसरे खंड में होती है गत क्षेत्र की वार्षिक योजनाओं का लेखा जोखा, जो पिछले सत्र की जो वार्षिक योजना है उसका लेखा जोखा जो है आपके दूसरे खंड में होता है। तीसरे खंड जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वर्तमान सत्र की योजना जो है वो आपकी यहाँ पे होती है तीसरे खंड में। तो तीसरा खंड जो है ये महत्वपूर्ण है। 3 खंड होते हैं टोटल योजना का, जब प्रारूप बनाते हैं तब। तो तीसरा खंड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करते हैं, वर्तमान सत्र की योजना बनाते हैं। अब देखिए योजना के चरण और ध्यान में रखना है। तो योजना बनाते हैं तो सबसे पहले अपन करते हैं कि भाई कार्य का क्या नाम है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्य का नाम, कि कार्य का क्या नाम है, उस कार्य का प्रभारी कौन होगा, उस प्रभारी का सहयोगी कौन होगा, वर्तमान स्थिति क्या है, अब उस काम को करने के लिए आवश्यकता क्या क्या है, अपने पास उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं, लक्ष्य क्या है, अवधि कितनी है उस कार्य की, क्रियान्वती के चरण क्या क्या है और मूल्यांकन क्या है। तो ये सारी बातें जो है अपन स्टेप वाइज स्टेप ध्यान में रखेंगे। ये है आपकी योजना के चरण। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई कार्य का नाम, सबसे पहले क्या करते हैं, कार्य का नाम लिखते हैं। फिर अपन बोलते हैं कि भाई उस कार्य का प्रभारी किसको बनाया जाए, उसका सहयोगी किसको बनाया जाए, वर्तमान में क्या स्थिति है उस कार्य की, आवश्यकता क्या क्या है, उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं, लक्ष्य क्या है, अवधि क्या है, क्रियान्वती के चरण क्या है, और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो है आपके संस्थागत नियोजन है। कंप्लीट संस्थागत नियोजन जो है आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़ लिया है। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर विजिट की हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।